प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौराए सऊदी अरब, कामयाब दौराए सऊदी अरब के हवाले से, और वो जो एक सुख का सांस शायद हुकूमत को मिला है। बहुत दिन से हुकूमत परेशान थी, वो कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था, और उसका एक जो है वो हुकूमत ने एक पॉजिटिव उनको अचीवमेंट हुई है, और उस पर आज इमरान खान साहब जो हैं वो कौम से ख़िताब भी कर रहे हैं, जिसमें अपनी वो इस्लाहात और अपनी इन कामयाबियों का तफसील से जिक्र करेंगे। तो उस पर तो हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ही, लेकिन पहले हिस्से में हमारे साथ IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी साहब मौजूद हैं। और IG साहब को आज हमने ज़हमत इसलिए दी है कि हम बहुत दिन से ये सोच रहे थे कि इस अहम मौजू पर बात की जाए, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे मसाइल पुलिस के शायद ठीक ना होने की वजह से होते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें जो हल हो सकती हैं वो पुलिस के ठीक ना होने की वजह से हल नहीं हो पाती। तो जो ख्वाब है PTI का, इमरान खान साहब का, कि पुलिस में रिफॉर्म्स लाई जाएंगी, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अमजद जावेद सलीमी साहब को IG पंजाब लगाया गया है। सलीमी साहब, प्रोग्राम में आज आपको खुशामदीद कहते हैं हम। जी सलीमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, ये थैंक यू वेरी मच, इस ओहदे पर आपको मुतय्यन किया गया। आपने बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि थाना कल में जो सफाई नहीं होती, बाथरूम गंदे होते हैं, इनकी तोंदें आप सीधी कर देंगे। ये पहले भी IG किस्म की ऐलानात होते रहे, आप शायद अमल भी करेंगे, ये वर्दी भी बदल जाएगी। ये थानों को तो ठीक करना बड़ा नेक आपका इकदाम है, लेकिन एक चीज़ जिसको पंजाब में ख़ास तौर पे कहा जाता है थाना कल्चर ये है कि आप वहाँ बुला के लोगों को ज़लील करें, मुल्ज़िमों की चितरौल करें, FIR दर्ज करने में ले तो लाल करें, दर्ज कर लें तो काउंटर FIR भी दर्ज कर लें, फिर सियासतदानों के कहने पर पुलिस को लोगों को विक्टिमाइज़ करे, और इस किस्म की सैकड़ों चीज़ें जिनका मैं ज़िक्र कर सकता हूँ ये थाना कल्चर या पंजाब में पुलिस के हवाले से। तो इस बारे में आपका जो लाए अमल है वो कोई बताना पसंद करेंगे आप? जी निज़ामी साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि मैंने अपने पहले ही ख़िताब में पुलिस के साथ और प्रेस मीडिया के साथ जो बातें की हैं, मेरा ख्याल उसमें मैंने अपना एक लाहा अमल जो तश्कील दिया है उसकी काफ़ी डिटेल में वजाहत की है। हमने अपनी जो मसाइल हैं वो उसकी आइडेंटिफाई किया है, उनको जो इश्यूज़ हैं पुलिस के साथ पब्लिक को, उनको तशख़ीस किया है, और मर्ज़ की जब तक तशख़ीस नहीं होती उसका इलाज नहीं हो सकता। हमने राइटली आइडेंटिफाई किया है कि हमारे इश्यूज़ जो हैं वो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है, हमारे इश्यूज़ जो हैं वो अपना हाई हैंडेडनेस है, हमारे इश्यूज़ जो हैं वो हमारा पुलिस का पब्लिक के साथ अच्छा तावन अच्छा नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है, पब्लिक को शिकायत है, हमारे ये इश्यूज़ हैं। तो इसको हमने जो स्ट्रेटजी इवॉल्व की है इसको हल करने के लिए, इस मर्ज़ को तशख़ीस करने के बाद, सबसे पहले तो ये जो लोग थाना कल्चर की बात करते हैं, मैं इसको ये कहूँगा कि बेसिकली ये थाना कल्चर नहीं होता, ये उस इलाके का एक पॉलिटिकल कल्चर होता है। और जिस टाइप की पॉलिटिकल कल्चर होगा उसी टाइप की ही लोग पुलिस चाहेंगे, और उसी टाइप की ही पुलिस से लोगों को तवक्कुआत होंगी, और उसी टाइप की ही पुलिसिंग चाहते हैं लोग। अगर आप पुलिस को दुरुस्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने रवैये भी दुरुस्त करना पड़ेंगे। हम FIR की बात करते हैं, हम झूठी FIR दर्ज कराते हैं। हम एक आदमी ने कुछ जुर्म किया होता है, हम 20 बंदों पे FIR दर्ज करा देते हैं, और उन 20 बंदों पे FIR दर्ज करवाने के लिए फिर उनको बेगुनाह कराना, उनको पुलिस से छुड़वाना, फिर उसमें एक विशियस सर्कल शुरू हो जाता है। और उस विशियस सर्कल में ज़ाहिर पुलिस भी ऐसी सोसाइटी का एक हिस्सा है, इन्हीं लोगों में से पुलिस वाले भी होते हैं। एक अच्छी ट्रेनिंग की अदम मौजूदगी में पुलिस जो है वो काम परफॉर्म करना शुरू कर देती जो उनका असल काम नहीं है। तो हमने इन चीज़ों को एड्रेस किया है। हमने सबसे पहले इनकी ट्रेनिंग को एड्रेस किया, इनकी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, इनको कैपेसिटी बिल्ड करते हुए, इनको अच्छी तरबियत देते हुए, इनकी तालीम और तरबियत के मेयार को बेहतर करते हुए, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हुए
हम इंशाअल्लाह ताला पुलिसिंग करेंगे और उसमें थाना कल्चर भी दुरुस्त होगा। सबसे पहले फिजिकल कल्चर दुरुस्त होगा, फिर उसके बाद सलमी साहब, लेकिन ये इन तमाम जो आपने कहा कि मर्ज़ की हमने तशख़ीस की है और जिन चीज़ों को आपने जिनका जिक्र किया, इनमें सबसे बड़ा मसला जो मेरे नज़दीक या हमारा यहाँ पर एक बतौर शहरी जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो शायद रिश्वत का मामला है कि एक काम आप बग़ैर रिश्वत के या बग़ैर पैसों के नहीं कर पाते। तो उस मामले को निपटना आसान नहीं है। ज़ाहिर है हर थाने में हर पुलिस तकरीबन हर, ज़ाहिर है एक्सेप्शंस होंगी वहाँ पर, कि कोई काम बगैर पैसे के करने का तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते, चाहे वो FIR का इंदराज हो, चाहे मुखालिफिन को से आपने के बदले में जो है वो रियायत हासिल करना हो। नहीं, इसके साथ ही मिलता जुलता जो शिकायत है कि जी अगर तफ्तीश के लिए जाना है तो गाड़ी लाएँ या गाड़ी में पेट्रोल डलवाएँ, अगर FIR दर्ज कागज़ दर्ज करें, कागज़ दें, कैश इसके अलावा खाने लगाएं, वो जो नकदी है उसके अलावा। तो ये भी जैसे ये कह रहे हैं असदुल्ला साहब, ये जो रिश्वत है ये भी जिस तरह हमारे माशरे में उसका ही ये अंसर है, या इसका एक और पहलू जो है जो मैं चाह रहा था कि आपसे पूछूं कि ये पुलिस कमीशन एक बनी थी, वो दुरानी साहब, उनके नासिर दुरानी साहब थे उसके हेड, वो रिज़ाइन कर गए, लेकिन पुलिस में भी तो इस्लाहात की ज़रूरत है जी। कि आया इसका तल्लक, करप्शन का तल्लक इस चीज़ से है कि पुलिस वाले जो हैं आपके जो आम एहलकार हैं देर अंडरपेड, या ये कल्चर ही ऐसा? आपने 3-4 चीज़ें वो इंटरमिक्स कर दी हैं। वो 1 बाय 1 होती तो वो क्वेश्चंस का आंसर शायद बेहतर हालत में दिया जा सकता है। बता दीजिए सर, आप टाइम ले पूरा। तो आप जी, आपकी तमाम बातों का जवाब 1 बाय 1। सबसे पहले तो बात आपने की है रिश्वत की। यस, ये एक इशू है। इसके लिए हमने एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी यूनिट तश्कील दिया है और वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी यूनिट के लिए एक शिकायत सेल उसके साथ अटैच किया है। और वो शिकायत सेल इस तरह नहीं है कि जैसे पहले होता था कि कोई दरख्वास्त देगा, वो कई महीने लग जाते थे उस दरख्वास्त को पहुँचते हुए। इट विल बी वेरी इमीडिएट ऑन द डोर स्टेप। हम ये ऐप्स मुहैया कर रहे हैं, हर आदमी को वो 8787 पे कंप्लेंट लॉन्च करेगा और उसका फीडबैक सिस्टम बनाया है, उसका फीडबैक देंगे। उस फीडबैक में हमने तमाम ऑफिसर्स जो हमारे इंक्वायरी ऑफिसर्स होंगे या हमारे इन्वेस्टिगेशन के इश्यूज जो भी होंगे, जो भी शिकायत होंगी, उन शिकायत को डील करने के लिए हमने टाइम फ्रेम रखेंगे और उस टाइम फ्रेम में आपको जवाब आएगा, उसका फीडबैक आएगा। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरी लाएंगे और अच्छे अफसरान इस इंटरनल अकाउंटेबिलिटी यूनिट में तैनात करेंगे जो लोगों की शिकायत पे इंक्वायरी करेंगे और इस इंक्वायरी में के नतीजे में उनको सज़ा और जज़ा दी जाए। आपके जो पेशरौत है IG साहब, उनसे एक शिकायत ये थी कि जो मॉडल टाउन सर हैं, मॉडल टाउन के ज़िम्मेदार अफसरान थे और पुलिस एहलकार थे, उनको बहाल कर दिया गया। पहले वो सस्पेंड थे, फिर बहाल हो गए। अब आपने दोबारा उनको सस्पेंड कर दिया, अभी कुछ होने बाकी हैं उस ज़िम्मन में? नहीं, अपना निज़ामी साहब, बात असल में ना होती इस तरह नहीं है जिस तरह बन जाती है। वो पुलिस के जो भी अफसरान इस साना मॉडल टाउन में चालान हुए या जो गिल्टी करार दिए गए, उसके अलावा भी कुछ अफसरान हैं जो बेगनाह हैं और बेगनाह हुए हैं। उनके बारे में भी आप उसी तरह जो है ना वो टीवी पे खबरें चल जाती हैं। वो कुछ अफसरान तो हैं जो गिल्टी हैं और जो इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी करार दिए गए उनको तो ओहदों से हटा दिया गया है और जब तक उस केस का फैसला नहीं होता, और वो सस्पेंड रहेंगे जब तक उस केस का फैसला नहीं होता। सलीमी साहब, एक और मसला जो मुझे नज़र आता है वो ये कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में 5 बड़े फैंसी प्रोजेक्ट्स बनाए गए। एक तो मौजूदा जो गुज़श्ता दौर थी उससे पहले वाले में भी, मसलन एक एलीट फोर्स, दूसरी ये जो डॉल्फिन फोर्स बनी। ये जो इस किस्म की चीज़ें करने की बजाय अगर यही जो बजट हैं वो पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग पे लगा दी जाए और उनके हालात कार बेहतर करने में लगा जाती तो कुछ बेहतरी ना आती?
आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। बेसिकली तो हम पहले ना इश्यूज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते। वो जिसके जहन में जो बात आती है, जो आइडिया कहीं से कंसीव करता है, को बाहर जाते हैं, बाहर बड़े बड़े अच्छे फोर्सेस होते हैं, उनके लोगों के बजट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हम वही आइडिया इधर लेके आके ना इसको रीइंफोर्स या इन्फोर्स करना शुरू कर देते हैं। हमारा इशू जो है वो आइडेंटिफाई करने वाला, निज़ामी साहब आपकी बात ठीक है, हमारा इशू कैपेसिटी का है कि जो मौजूदा अवेलेबल पुलिस है वो इट इज़ इनकैपेसिटेटेड। उसकी कैपेसिटी जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, नए नए यूनिट्स जितने मर्जी आप ऐड करते जाएंगे, वो आप एक नए किस्म के वाइट एलिफेंट्स पुलिस में क्रिएट करते जाएंगे। अब अगर ये यूनिट बहुत अच्छा है डॉल्फिन, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी रिस्पॉन्स अच्छी है, लेकिन आप उसको जब दूर रस नताइज देखेंगे तो उनके अखराजात जो इतनी वो महंगी मोटर बाइक्स आई हैं, अब एक मोटर बाइक्स अगर 20 लाख की है तो 20 लाख में तो कार आ जाती है। तो कार में मतलब आप पेट्रोलिंग ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। रूरल एरिया में हमारे पंजाब हाईवे पेट्रोल है, उसके 350 गाड़ियाँ उसमें पेट्रोल कर रही हैं रूरल एरिया में पूरे पंजाब में। हैरान कुन बात यह है कि वो 350 गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं और वो नई ली जानी चाहिए थी, वो रिप्लेस होनी चाहिए थी, वो हर साल 100 गाड़ी रिप्लेस होनी थी, वो नहीं हुई, वो नहीं की गई। वो एक पुलिसिंग का इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है उसको अधूरा छोड़ के डॉल्फिन की 20-20 लाख की मोटरसाइकिल्स ले ली गई। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो नो डाउट डॉल्फिन इज नॉट ए बैड प्रोजेक्ट, वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो उस वक्त हो जब आपके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जो ऑलरेडी आपकी पुलिसिंग हो रही है, उसको आप रीइंफोर्स करें। सलीमी साहब, यही मेरा अगला सवाल था आपसे कि आप ये जो तरजीहात हैं जी, तो इनको असर नौ मुतय्यन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने सुना है कि डॉल्फिन फोर्स की वर्दी भी बड़ी महंगी होती है। मतलब है कि प्रायोरिटीज की बात है ना, जैसे आपने खुद कहा, वो उसको रिव्यू कर रहे हैं आप। ये डॉल्फिन बात ठीक है, अब इसको डॉल्फिन को आप रिव्यू डॉल्फिन फोर्स बन गई है, उसको मैं खत्म तो नहीं करूंगा, वो इसी तरह काम करती रहेंगी। इट्स ए गुड प्रोजेक्ट, बुरा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन मैं अपनी जो ऑलरेडी अवेलेबल पुलिस फोर्स है, जो हमारे तमाम अदारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं उनको रीइंफोर्स करना पसंद करूंगा। मैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाऊंगा, मैं उनके लिए गाड़ियां पहले खरीदूंगा। मैं अपनी पंजाब हाईवे पेट्रोल जो कि रूरल एरिया को एड्रेस कर रही है, जिसमें मतलब हमारी ज्यादा आबादी 60% आबादी रूरल एरियाज में है, उनकी मोटरसाइकिलें लूट ली जाती हैं, वो सड़कों पर लोगों को लूट ली जाता है। मैं उनको तरफ तो वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो वाले हैं। मतलब अगर शहर में जी एक और बहुत बड़ा मसला जो है ना, वो है पुलिस का सियासी असर रसूख के मातहत काम करना, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। सारे शायद देही इलाकों में ख़ास तौर पर सियासत ही थाने की बुनियाद पर हो रही होती है। आप कैसे ये मुमकिन बनाएंगे कि आप थाने को सियासत के MNA और MPA के असर रसूख से निकालेंगे कि उसके कहने पर किसी मुखालिफ की पर FIR बिला वजह दर्ज ना हो? जब ये भी कहा गया हो कि आपने MNA MPA की बात भी माननी, उनका फ़ोन कॉल भी सुननी है, उनको कॉल बैक भी करनी है, तो आप सियासत से के असर रसूख से पुलिस को कैसे निकालेंगे कि वो मेरिट पर बगैर किसी की को सुने मेरिट पर काम करे? देखें, दो बातें हैं, ये दो बातें हम इंटरमिंगल नहीं कर सकते। एक तो बात है कि पॉलिटिकल रिजीम में, डेमोक्रेटिक रिजीम में पुलिस की वर्किंग वो कैसी होनी चाहिए, ये एक और बहस है। दूसरा बात यह है कि आप कितनी टर्फ पॉलिटिकल लोगों को देते हैं। जो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर होता है, ऑनेस्टली काम करता है, डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करता है। हम भी इसी माशरे में काम करते आए हैं, मुझे भी को 32-33 साल हो गए हैं, यहाँ पंजाब में ही ज़्यादा सर्विस की है। यही पॉलिटिशियंस हैं, कभी ऐसा कोई मुझे ज़ाती तौर पे कोई किसी से शिकायत नहीं आई कि जी किसी ने मेरे काम में दखल अंदाजी की हो या मैंने किसी को दखल अंदाजी करने का इख्तियार दिया हो। बात यह होती है कि आपने अपनी हदूद खुद तय करनी होती है। एक अच्छा पुलिस ऑफिसर अगर वो ईमानदारी से काम करे तो किसी की मजाल नहीं है कि उसके काम में कोई दखल अंदाजी करे। दखल अंदाजी पुलिस के काम में उस वक्त होती है जब आप खुद बढ़ बढ़ के जाके उनसे काम करवाते हैं। मसलन पुलिस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला है, एक पुलिस अफसर SHO DSP जाके इलाके के MP MNA से कहेगा कि जी मुझे फ़लाँ जगह पे लगवा दें, वो डेफिनेटली अंडर ऑब्लिगेशन आ जाता है।
अंडर ऑब्लिगेशन आने से वो उनके फिर काम गलत मलत करना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले आके मैंने जो काम किया है वो मैंने दरबार मुनक्कद किए, पुलिस तमाम SHOs को बुलाया, 1000 इंस्पेक्टर्स पुलिस के मैंने खुद इनको बुला के सबसे पहले मैंने उनसे मुलाकात की और उनको ये बताया कि देखो अब हम एक रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, हम बेहतर पुलिसिंग की तरफ जा रहे हैं, आप अपने मसाइल बताएं, आप क्यों लोगों के पास जाते हो अपनी ट्रांसफर पोस्ट। उन्हें कहा कि जी ये इश्यूज हैं हमारे, उनको एड्रेस किया, उनसे चॉइसेस ली, उनकी चॉइस उनकी वेलफेयर का ख्याल किया। तो आप यकीन करें कि विद इन दिस, मुझे अभी को 15 तारीख को मैंने चार्ज लिया है, तो आज अपना 10 दिन हुए होंगे, तो काफ़ी वर्कलोड जो है वो जो हमें सिफारिश का होता था ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, इट हैज़ रिड्यूस टू ए मिनिमल लेवल। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं ज़रा, ब्रेक के बाद वापस आके आपसे कुछ चीज़ें और हम जानना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर मैं ये पूछूंगा आपसे कि आपको जब ये हाई होप्स के साथ जिम्मेदारी दी गई है तो क्या कोई KP मॉडल आपके सामने रखा गया है कि ये है IG साहब मॉडल जिसके मुताबिक आपने रिफॉर्म्स लानी है? क्या कोई इस तरह का मॉडल आपको दिया गया है, कोई टारगेट्स दिए गए हैं, कुछ कहा गया है, कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी साहब मौजूद हैं। IG साहब, मैं एक जो सवाल ब्रेक पर जाने से पहले छोड़कर गया था कि क्या आपको बड़ी हाई होप्स के साथ जब ये जिम्मेदारी दी गई है, ज़ाहिर है एक बिल्कुल नए सिरे से हुकूमत रिफॉर्म चाहती है सूबे में, तो क्या कोई मॉडल दिया गया कि देखें जी हमने ये KP में किया है पहले, ये मॉडल है, आप इसके मुताबिक करें, या आपको अपनी मर्ज़ी दी गई है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई नया मॉडल लेकर आएँ, या कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शंस आपके लिए हैं हुकूमत की तरफ से? देखें, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का ओहदा एक इंडिपेंडेंट कमान होती है और उसमें इंडिपेंडेंट कमान में कुछ असूल कवानीन होते हैं, वज़ा किए गए हैं, आइनी हदूद में रहते हुए काम करना होता है। कोई रेवोल्यूशन नहीं होता कि एक IG ने आके कोई इनकलाब ले आना है, ऐसी बात नहीं होती। हमने अपने सिस्टम्स बेहतर करने होते हैं, चीज़ें बेहतर करनी होती हैं, रिफॉर्म्स अपने बिहेवियर्स में और अपने काम में लाना होता है। उसके लिए हमारे जो पुलिस ऑर्डर 2002 एक बहुत अच्छा पुलिस ऑर्डर था, उसी को बेस बना के KPK मॉडल, जिसको KPK मॉडल, इनफैक्ट ये कोई मॉडल नहीं है, एक पुलिस ऑर्डर KPK का बना दिया गया बेसिकली, उसी को ही बेस बना के उसी में कुछ चंद तजावीज़ जो KPK के माहौल के मुताबिक थी, मसलन उसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो का एक इशू है, वहाँ वो KPK का एक ट्राइबल सोसाइटी है, उस ट्राइबल सोसाइटी के वैसे ही पहले फैसले भी इसी तरह पर्या पंचायत में होते थे और होते हैं। ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल इलाका जात या उसके मुल्हका इलाका जात, या वैसे पूरी की पूरी KPK सारी सोसाइटी ही ट्राइबल नॉर्म्स को फॉलो करती है। तो उनके यहाँ वो एक बहुत अच्छा मॉडल चल पड़ा। कुछ जो छोटे छोटे इश्यूज वो थे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, वो उसमें उन्होंने उसको रखा और वो हल होना शुरू कर दिया। वो हम उस मॉडल को भी हम स्टडी कर रहे हैं, उसको भी जो उसकी अच्छी खसूसियात जो, और हमारी जो पंचायत सिस्टम राइज था पंजाब में बहुत पहले अंग्रेज़ के वक्त से, बहुत अच्छा सिस्टम था, उसको भी हम स्टडी करके उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे और हम अपनी चीज़ों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदाज से रिफॉर्म करेंगे। ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये आपने दूसरी FIR पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन साथ ही आपने दफ़ा 181 के तहत क्रॉस वर्जन रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे अमली तौर पर अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? अवाम को बेसिकली चीज़ें पहले छोटी छोटी गलतियां होती हैं, फिर उसके बाद बहुत बड़ी वो गलतियां बन जाती हैं और फिर वो निज़ाम ख़राबी की तरफ हो जाता है। ये तमाम चीज़ें कानून में दी गई हैं कि इस तरह ऑपरेट करना है। ये SOP हमने जो बनाई है उसमें मुल्की कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के फ़ैसलों को मद्देनज़र रखते हुए जो इंग्रेडिएंट्स
जैसे ऑपरेशनल इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने अभी आके इनको दिया है और तमाम थाना जात को उसका बताया है कि ऐसे ऑपरेट करना है। नॉर्मली होता यह है कि एक इंसिडेंट हुआ, लड़ाई हुई, एक आदमी ने FIR दर्ज कराई, दूसरा उस कानूनी तरीका यह है कि उसका एक ही FIR एक इंसिडेंट की होती है, एक इंसिडेंट की 2 FIRs नहीं हो सकती। दिस इज व्हाट द लॉ इज। वो उसके लिए अगर दूसरा कोई वर्जन आता है तो वो वर्जन दिया जाता है, वो तो उसको क्रॉस वर्जन हम कह देते हैं। और फिर वो क्रॉस वर्जन क्या होता है उसके बारे में पुलिस अफसरान को बाज़ चीज़ों की समझ नहीं होती। मैंने उस चीज़ को हाईलाइट किया है और उनको बताया है कि कैसे FIR दर्ज करनी है, फिर उसके नतीजे में अगर कोई दूसरी वर्जन आती है तो उसको कैसे दर्ज किया जाता है, और फिर गैर ज़रूरी तौर पे दूसरी FIR एक ही इंसिडेंट की दर्ज नहीं होगी। यही दिस इज लॉ, यही कानून है। और यही सलीमी साहब, ये आपने वर्दी पहनी हुई है, इससे मुझे याद आया कि आपके एक पेशरा उन्होंने मुझे कहा कि यार ये वर्दी जो है ये हम बदल रहे हैं, ये पिछले साल की बात है कि नवंबर तक हम फेज आउट कर देंगे, लेकिन ये अभी भी चल रही है। सुना है ना ये कोई देर पाया ना इसका कोई मैसेज अच्छा गया है, तो ये कब तक आप इसको फेज आउट कर रहे हैं? ये असल में निज़ामी साहब, एक तो होती है कि डिसीजन मेकिंग में फेजेस होते हैं, स्पेशली जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस इन्वॉल्व हो। ये इट्स नॉट ए सिंपल डिसीजन, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, और इसकी कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं। अब हमने इस साल की वर्दी ख़रीद ली हुई है, इस साल की वर्दी के पेमेंट कर चुके हुए हैं। वो वर्दी जो है इस साल की 17-18 जिसको कहते हैं, या 18-19 आप कह लें उसको, वो उसकी पेमेंट हो चुकी हुई है। वो इस कपड़े की पेमेंट हुई है। वो अगर हम इस कपड़े को छोड़ के दूसरा कपड़ा, वो उसके लिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बनेंगे, इम्प्लीकेशंस होंगी हमारे लिए। मैं नहीं चाहता कि हम किसी इस किस्म की बहस में पड़े। हम सीधा काम करेंगे। डिसीजन हमने कर लिया है, पूरा ठोक बचा के लोगों से राय लेके, अपनी पूरी पुलिस फोर्स से राय लेके ये हमने डिसीजन किया है कि दिस यूनिफॉर्म इज चेंज्ड, ये ख़त्म है यूनिफॉर्म। लेकिन जब तक ये यूनिफॉर्म हमारे स्टोर्स में पड़ी है, जो हमारी ख़रीदी गई यूनिफॉर्म है, ये हम नई यूनिफॉर्म इंशाअल्लाह ताला हम पहनेंगे 1 जुलाई को से लेके 15 जुलाई तक। हम नई यूनिफॉर्म जो है वो नई यूनिफॉर्म पुरानी यूनिफॉर्म होगी या कोई नई यूनिफॉर्म होगी? मतलब क्या पहले वाले को बहाल कर रहे हैं? नहीं, वो हमारी जो हम पहले वाली यूनिफॉर्म को बहाल कर रहे हैं, इसलिए कि वो बाकी तीनों सूबों में वो यूनिफॉर्म है। आई वांट के यूनिफॉर्मिटी हो और तमाम सूबों, और दूसरा वो उस यूनिफॉर्म के साथ कोई नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स भी है तमाम फोर्स के, शोहदा के, जी बिल्कुल है, पूरी फोर्स के, तमाम फोर्स की ये राय है कि वही यूनिफॉर्म हमें चाहिए। वो हमारी अभी नई यूनिफॉर्म पहचान भी वही है जी, वो सही है आपकी। अच्छा, और दूसरा वो इस मौसम के मुताबिक भी है। जी सही है, वो ब्रीथ भी करता है जो कपड़ा, ये जरा ये सिंथेटिक टाइप। अच्छा, ये मुझे आखिरी सवाल आपसे ये था कि एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि पुलिस वाले बेचारे जो हैं वो VIP VVIP कल्चर में ही फंसे रहते हैं, VVIPs की ड्यूटी देते हुए। तो आया कोई इस मामले में कोई तब्दीली आई है या आप लेके आए कोई तब्दीली नई हुकूमत के दौर में? नहीं, हम ऐसे नहीं है कि हम गैर ज़रूरी जो गनमैन लोगों को शौक से जो लेते थे वो नहीं देंगे। हम सिर्फ सिक्योरिटी यूनिट को ऑपरेट करेंगे और जेन्युइनली उसके ऊपर हमने कमेटी बनाई है, और वो कमेटी डिटरमिन करेगी कि किस आदमी को, किस ऑफिसर को, या किस अपना सीनियर मतलब लेवल के, जी, वो कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। हम अननेसेसरीली जो है इधर उधर नफरी नहीं बांटेंगे। हम बिल्कुल इस पे बड़ा सख्त एक्शन लेंगे, और जो नफरी काफ़ी सारी विदड्रॉ हो गई है, और अपना गैर ज़रूरी जहाँ तैनात थी वो हमने विदड्रॉ कर ली है, और जो गैर ज़रूरी गनमैन लेके लोग फिर रहे थे उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। और सिर्फ और सिर्फ जहाँ एक्चुअल स्टेट सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़रूरत है, जहाँ पे जेन्युइन थ्रेट है, जहाँ पे वहाँ हम सिक्योरिटी देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आईजी साहब। हमजद जावेद सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आईजी पंजाब। जी हाँ, बिल्कुल तवक्को करते हैं कि जिस तरह की सलीमी साहब ने इरादे कर रखे हैं वो अंजाम को पहुँचें और उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकले। लेकिन इन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही आज उन्होंने कि हर
सूबे का, पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट कल्चर है। मतलब ये है कि केपी के अंदर वो पंचायती निज़ाम या जरगा निज़ाम, ट्राइबल सिस्टम पंजाब में नहीं है ना, वो कोर्ट्स कायम कर दिए गए सुलह के लिए। हाँ, फिर पुलिस का भी जो आते हैं पंजाब में वो मुख्तलिफ हैं, वहाँ से वो एक कल्चर ही बिल्कुल मुख्तलिफ है वहाँ पे। यहाँ पे भी वैसे पंचायत सिस्टम है, तभी तो वो एहसन जमील गुज्जर साहब ने कहा कि चूंकि हमारे यहाँ जो है वो बुज़ार साहब के यहाँ पंचायत वाला निज़ाम चलता है, इसीलिए हमने यहाँ पर बैठ के मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश की। आपको एक ऐसी छोटी सी मिसाल देता हूँ, केपी के कल्चर जो मैं पहले गया ना, तो मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि चाहे वो वज़ीर आला है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो एहलकार हैं, खाना इकट्ठे खा रहे हैं। तो पंजाब में तो ये हायरार्की है बहुत बड़ी ना, ये जो वहाँ पे इतना का दूसरा और तरह का सिस्टम है। जा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। अच्छा एनीवे, अब ज़रा वापस आ जाते हैं एक और मौजू की जानिब जो कि बड़ा अहम है। वज़ीर आज़म का दूसरा दौरा सऊदी अरेबिया जो है वो कामयाब रहा। अगरचे पहले में उन्हें ये कामयाबियाँ नहीं मिल सकीं, जो ख्वाहिश तो उस वक्त भी होगी, लेकिन दूसरे में उनको ये कामयाबी मिल गई। अगर दूसरे में ना मिलती तो शायद वो एक कोशिश और कर, लेकिन बहरहाल दूसरे दौरे में उनको 6 अरब डॉलर या कुछ कैलकुलेशन के एक और अंदाज के मुताबिक 12 अरब डॉलर का रिलीफ पाकिस्तान को मिला है, जो कि मेरी ज़ाती राय में वैसे ये 6 अरब डॉलर ही है। तो हाँ, वो असल में वो 3 साल वो आपको डिफर्ड पेमेंट पे तेल देंगे 3 अरब डॉलर। लेकिन इसकी दो तरह से 12 हो गया ना, वो उसको 9 गिन रहे हैं। लेकिन उसको 2 तशरीह है ना इसकी। एक तशरीह यह है कि वो 3 अरब डॉलर का जो तेल मिलेगा उसमें से आप 1 साल में जितनी पेमेंट्स वापस कर देंगे उतने का तेल आपको मजीद पेमेंट में मिल जाएगा। तो फिर वो 6 अरब डॉलर ही हुआ। मैं उसको 6 ही समझता हूँ और 6 भी गनीमत है। अब बहुत बड़ा रिलीफ है। आप ये देखें, एक लतीफ़ा हम अक्सर, मैं तो प्रिंट मीडिया में रहा हूँ इतने साल, तो हमारे अक्सर हुक्मरान जो हैं उनको दौरे करने का बड़ा शौक़ होता है। यानी इतने दौरे के गिनने पड़ते थे कि भाई कितने दिन। मियां नवाज शरीफ के दौर पर भी ऐसे था, गैर ज़रूरी दौरे, और हर दौरे के मौके पे जो मीडिया मैनेजर होते थे कहते जी बड़ा कामयाब दौरा रहा। तो हमने फिर ये लतीफ़ा बनाया था कि वो अब्बास अतर मरहूम होते थे, वो कहते थे कि ये लिखना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ बरतानिया के सहरोज़ा कामयाब दौरे पर रवाना। मतलब कोई दौरा नाकाम होता नहीं था, लेकिन इस दौरे के मौके पे अगर ये बुखल से काम नहीं लेना चाहिए, ये कामयाब दौरा है। इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को यह जाता है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हम लोग हिम्मत हार गए थे कि वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने सेकंड ट्राई किया। लेकिन सवाल यहाँ ये है बड़ा बुनियादी कि उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा, जिसको देखे ना वो इंटरव्यू ही नहीं मानते उसको, वो कोई 2 अरब के थे मिडल ईस्ट के और एक इंडिपेंडेंट का नुमाइंदा, कि जी वो तो वैसे ही गपशप करने आए थे भाई। वहाँ कैमरा वो टेप रिकॉर्डर भी पड़ा हुआ था, वो बाकायदा इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने ट्वीट करके तरदीद भी किया। आप कहते हैं उसके ऊपर खान साहब ने ये कहा कि आई एम डेस्परेट, पाकिस्तान इज डेस्परेट टू हैव मनी, वही आई एम हो या वो चले। तो सवाल ये पूछने का है कि इतने 1 आध हफ्ते या 10 दिन में क्या तब्दीली आ गई कि वो सऊदी अरेबिया जो पहले नहीं मान रहा था अब वो मान गया। अदनान खशोगी का जो वाक़या है, अदनान का शाफी का, जो अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि वो टर्किश जो तुर्की में जो सऊदी अरब का कौंसलेट है इस्तांबुल में, उसको कत्ल किया गया, उसको बड़े सफाकाना तरीके से। वो खैर एक अलग मसला है। इमरान खान साहब ने बड़ी मलफूफ अंदाज से अपने इस इंटरव्यू में उसकी थोड़ी सी, उन्होंने अगरचे ज़रा होना भी ऐसे चाहिए, उन्होंने ज़रा उससे आपको डिस्कस किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके जो हालात हैं इनको देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है ये, और ये कोई अच्छा नहीं हुआ। हुआ ये है कि एकदम की जो कॉन्फ्रेंस थी डेवोस इन द डेजर्ट, जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, ये इसमें रियाद में उसी होटल में थी जहाँ ये सऊदी शहजादों को महबूस से रखा गया था, उसी होटल में थी। 5 स्टार बल्कि 7 स्टार होटल है। वो बैकआउट कर गए सारे लोग। कई लोग जो चीफ एग्जीक्यूटिव आए ना वहाँ, वो नहीं आए, उन्होंने अपने नंबर 2 या 3 भेज दिए। सरबराहान ममलिकत या हुकूमत का बिल्कुल फुकदान। खुद किंग ने खिताब नहीं किया वहाँ पे, किंग ने खिताब नहीं किया। तो खैर अब आज वली अहद ने करना था, पता नहीं किया है नहीं किया। सिवाय इमरान खान साहब के और शहजादा हसन ऑफ
मुझे नज़र आया जो वहाँ दूसरे किंग हसन जो है जॉर्डन वाले जो, तो ये इसमें इमरान खान साहब ने एक फ्रेंड इन नीड का रोल भी तो अदा किया ना कि जी अच्छा हम आपके दोस्त हैं, और कहते रहे, ये नहीं कि खान साहब कहते रहे, पिछली हुकूमत भी कहते रही कि हम ये नहीं थिक एंड थिन में आपके साथ खड़े हैं, जब आपको ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। ये अलग बात है कि हम आपको यमन की खाना जंगी या यमन की जो जंग है उसके अंदर अपना फौजी नहीं झोंक सकते कि वो एक कॉम्बैट रोल में आए, लेकिन इसके बावजूद जनरल राहील शरीफ को हमने मुस्तआर दिया ही हुआ है। तो बहरहाल यही अच्छी लीडरशिप का एक इम्तिहान होता है कि वो हालात के गरम लोहे पर चोट लगाएं। तो उस लिहाज से तो इसका मतलब है कि इमरान साहब को इसका पूरा क्रेडिट एक ब्रेक ले लेते हैं निज़ामी साहब। ब्रेक के बाद वैसे मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर तो ये महज इस नाजुक मौके पर या सख्त मुश्किल में सऊदी अरब का साथ देने के नतीजे में ये फ़ायदा मिल गया तो फिर तो ये महंगा सौदा शायद नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर आप ये फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो आपको शायद बहुत सारी और शराइत भी मानना पड़नी होगी। क्या ये भी कोई पॉसिबिलिटी है? इस पर बात करते हैं, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। निज़ामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि अब अगर हम IMF से कर्ज़ा लेंगे भी तो शराइत उतनी सख्त नहीं होंगी क्योंकि कर्ज़ा भी कम लेना पड़ेगा। तो इसका इम्कान अभी रद्द नहीं किया इमरान खान ने कि IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, ये भी हतमी तौर पर उन्होंने नहीं कहा कि IMF के पास जाना पड़ेगा। अगर इसी तरह का एक दौरा वो चाइना का भी कर लें तो शायद IMF के पास नहीं जाना पड़े। चाइना तो जा ही रहे वो, ये नहीं इसी तरह का दौरा मैं कह रहा हूं। इसी तरह का दौरा, लेकिन चाइना भी इनको कुछ ना कुछ तो मदद हो करेंगे जो उन्होंने नाम लिए तो मुबारक। लेकिन इससे आप IMF के जाए बगैर नहीं बच सकेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जाएंगे, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर हम जाएंगे भी यकीनन जाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। तो उसके देखिए ना, मसलन ये जो सऊदी अरेबिया का है, इससे एक मईशत को मुस्तकम करने में मदद मिलेगी ना। आप देखिए मसलन आज रुपया ऊपर चला गया, पहली दफ़ा डॉलर के मुकाबले में, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई। तो ये सब पॉजिटिव सिग्नल इसलिए हैं कि लोगों को यकीन आया कि हाँ वी आर नॉट इन अ बॉटमलेस पिट। लेकिन आप देखिए ना मसलन जो उन्होंने खान साहब ने महंगाई की बात की है, अब महंगाई तो IMF के पास ना जाना हो तो शुरू हो गया ना। मसलन गर्दिशी करदा 400 कुछ बिलियन जो है कल शौकत महमूद साहब ने कहा था, वो मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने कहा जी कर दी, वो 1000 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका हुआ है। अब उसको कम करना यकीनन ज़रूरी है। बिजली का मामला जो है, इतने साल से आपने टैरिफ को चढ़ा ही नहीं, अब यकदम बढ़ाना पड़ गया। मसलन अगर जो पूरी तरह नहीं आया, लेकिन ये बताया गया कि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली में कोई इजाफा नहीं किया, अलबत्ता 300 यूनिट ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली 10% महंगी कर दी गई है। इसके अलावा और भी स्लैब्स हैं, ज़री शोबे को भी के लिए भी रिलीफ दिया गया है और उनके बकाया ज़्यादा करने के कम कर रहे हैं उसको। तो ये बड़े इंटेलिजेंट तरीके से कर रहे हैं। तो मकसद यही है कि गर्दिशी करते कम किए जाएँ। लेकिन इसका जो महंगाई के ऊपर जो असर है वो तो यकीनन पड़ेगा ना। और जो IMF से क्रिटिकलिटीज़ हैं, मैं इत्तेफाक नहीं करता कि वो नरम हो जाएंगी। नहीं कि वो नरम हो जाएंगी, बिल्कुल नरम नहीं होंगी, क्योंकि इस वक्त मूड जो है ना दुनिया का, वो पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए नहीं है। आपने मसला देखा होगा पोम्पेयो जो वजीर खारजा, उन्होंने आज फिर कि जी वो जो किसी उन्होंने अफगान जर्नलिस्ट से सवाल पूछा ब्रीफिंग के अंदर कि जी ये पाकिस्तान ने कराया जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ ना, जो भी इलेक्शन के मौके पे और उससे पहले जो वो जर्नैल मारा गया उनका कंधार में, गवर्नर मारा गया, तो वो सारा पाकिस्तान पे मार डाल। उनका जी हम तो पाकिस्तान को पहले ही और नोटिस बन के कहते रहेंगे जब तक वो ठीक नहीं होंगे, और देयर इज़ नो लाइट फ्रॉम दैट साइड। तो ये चीज़ें जो है ये देखनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहा था कि क्या सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद सिर्फ इस बुनियाद पर कर दी है कि पाकिस्तान जमाल खशोगी वाले मामले में जो है वो सऊदी अरब को किसी हद तक सपोर्ट कर दिया, खड़े हो गए या उन पर तनकीद नहीं की? क्या सिर्फ ये मामला है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में ये कहा है कि हम यमन वाला जो मामला है उसमें सालिस का किरदार अदा करेंगे और हम यही चाहते थे कि हम सालिस का किरदार अदा करें, यानी अपनी पोजीशन वादे की है कि हम इसके अलावा वहाँ पे नहीं कर रहे यमन में। आपने दो सवाल इकट्ठे कर दिए। सबसे पहले तो बात यह है कि भाई देखें
बात यह है कि मैंने जैसे पहले सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ। क्या क्वालिटेटिव चेंज आया इतने दिनों में? भाई खान साहब पहले गए थे, आप खाली हाथ उनको भेज दिया आपने, चले हम शुक्रगुजार हैं। शायद मतलब खान साहब एक बात है कि बड़े अपनी धन के पक्के आदमी हैं, जिद्दी पठान नहीं मतलब जो मसलन शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग को आसान काम तो नहीं, तो फंड रेजिंग के तो माहिर हैं, लेकिन शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग और पाकिस्तान के लिए फंड रेजिंग डिफरेंट बॉल गेम्स। लेकिन उन्हें एक बात है कि मसलन उन्होंने कहा मैंने वज़ीर आज़म बनना, वो बन गए। लोग यूँ कहें ये कहें, लेकिन वो इस वक्त एक डिफेक्टो इलेक्टेड वज़ीर आज़म, ठीक है ना जी। तो ये तो बात ये हुई कि कुछ ना कुछ तो, और वो एक चेंज जो है इंटरनेशनल सूरत हाल में हुई है इसी के वाले। बाकी जो यमन वाला मामला है, ये मियाँ नवाज शरीफ ने भी कहा था कि हम सुलह कराते हैं। हम ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं तस्वर होंगे इसमें। हमने सऊदी अरेबिया से इमदाद भी ले ली है। अब इसमें जो फ़रीक अव्वल अगर सऊदी अरबिया, तो दूसरा फ़रीक कौन है? ईरान है। जो हूती कबायलियों की जो बागी हैं उनकी बैकिंग ईरान कर रहे हैं, हिज़्बुल्लाह और ईरान कर रहे हैं। इधर ये हैं। अब ईरान जो है हमें अमरीकी और सऊदी कैंप में समझता है, अमरीकी समझती है लेकिन सऊदी कैंप में तो है हम। मियाँ नवाज शरीफ भी ये नारा लगा के वहाँ गए थे, और फिर उन्होंने, आपको याद है कि उन्होंने तेहरान का दौरा भी किया था, लेकिन वो बेल मुंडे नहीं चढ़ी, बल्कि उल्टा उसका नज़रिया हुआ कि उन्होंने सऊदी और यूएई के जो दोनों लीडरशिप, उन्होंने कहा जी, नवाज शरीफ ने हमें कहा कि जी हम तैयार हैं ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए, ये हूतीज़ मामले, आप पहले जनरल रहीम शरीफ को तो लें। जब वापस आए तो आए बाएँ शायद हो गया कि जी ये अजीब आदमी हमसे वादा करके गया था, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने ठीक किया था। उधर हाँ नहीं करनी चाहिए थी उनको, जो खान साहब ने नहीं की होगी। कि इधर आके पार्लियामेंट में जब उन्होंने कहा, तो अपोजिशन जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे, इसकी सख्त मुखालफत की, और वो कई दफ़ा कह चुके हैं। अभी उन्होंने GHQ में 6 सितंबर को जो तकरीब थी उसमें भी कहा कि मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि पाकिस्तान किसी और की जंग लड़े। तो इस सूरत हाल में ये वी विल बर्न आवर फिंगर्स इन दिस सालिसी पॉलिसी हमने क्या करानी है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम, थोड़ा फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।